तो सोचिए जरा, आप प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक बिल्कुल अनजान सुनसान आइलैंड पर फंसे हैं और वहां से जिंदा निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, कचरे से एक नाव बनाना। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ही असंभव लगने वाले सर्वाइवल सिनेरियो की बात करने वाले हैं। एक ऐसी कोशिश जहां जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक मेकशिफ्ट बोट का फासला था। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या 5 दोस्त जिन्हें बोट चलाने का कोई आइडिया नहीं है, एक डिजर्टेड आइलैंड से बचने के लिए सिर्फ कचरे से एक बोट बना सकते हैं? इन कंटेंट क्रिएटर्स के सामने चुनौती छोटी मोटी नहीं थी। इन्हें इस बंजर जगह से निकलने के लिए और खुले समुद्र में मीलों दूर तक सेल करने के लिए एक ऐसी वेसल बनानी थी जो सच में पानी पर टिक सके। शुरुआत होती है आइलैंड पर ड्रॉप होने से। जब इस ग्रुप को बीच पर छोड़ा गया तो सिचुएशन बिल्कुल डू और डाई वाली थी। उनके पास बस एक छोटे से क्रेट में कुछ ही सर्वाइवल एसेंशियल्स थे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं थी। सबसे बड़ी समस्या थी उनका पीने का पानी, जो धूप और लगातार मेहनत की वजह से इतनी तेजी से खत्म हो रहा था कि उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना ही था। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट पर ध्यान दीजिए। एक तरफ हैं ये यूट्यूबर्स जिनका प्रायर सेलिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल जीरो है, लिटरली जीरो। और दूसरी तरफ है उनका टास्क, इन्हें एक ऐसी बोट बनानी है जो लगभग 1000 पाउंड का वजन उठा सके और उन्हें बिना डूबे खुले समुंदर के पार ले जा सके। जब उन्हें एक 3D मॉडल के जरिए समझाया गया कि उन्हें आखिर बनाना क्या है, तो उस मैकेनिकल रियलिटी को देखकर ही उनका हौसला डगमगाने लगा था। नाव बनानी है तो मटेरियल तो चाहिए होगा, राइट? और इसके लिए उन्हें जंगल छानना पड़ा। उन्हें बहुत सारे लाइट वेट बैम्बू और समुंदर से बहकर आने वाले प्लास्टिक कचरे जैसे बैरल्स की जरूरत थी। पर इसका सीधा सा मतलब था कि उन्हें इस आइलैंड के घने और अनजान जंगल के बिल्कुल अंदर जाना होगा, जो कि अपने आप में एक बेहद खतरनाक और पूरी तरह से थका देने वाला प्रोसेस था। और पता है जंगल आखिर कितना खतरनाक था? यहाँ दुश्मन सिर्फ तेज धूप या गर्मी नहीं थी। इस जंगल में फेरदेलान स्नेक, येलो आईलैश वाइपर और वॉन्डरिंग बनाना स्पाइडर जैसे डेडली प्रेडेटर्स मौजूद थे। एक रात को तो उनके कैंप के बिल्कुल पास एक बड़ा स्पाइडर मिल भी गया था। मतलब सप्लाईज ढूंढने के लिए जंगल में की गई हर एक ट्रिप कभी भी एक लाइफ और डेथ सिचुएशन बन सकती थी। इस सब के बीच उनकी बॉडी पर जो फिजिकल टोल पड़ रहा था वो नेक्स्ट लेवल था। ये कोट जरा सुनिए। 100 डिग्री गर्मी ने उनका क्या हाल कर दिया था। एक क्रू मेंबर ने बताया कि उसे लगातार पसीना आ रहा था, उंगलियों में अजीब सी झंझनाहट हो रही थी और आंखों के सामने टनल विजन बन रहा था, जो कि सीधे तौर पर नियर हीट स्ट्रोक के साइंस हैं। यहाँ तक कि एक मेंबर के हाथों और बाजुओं पर 60 से ज्यादा बग बाइट्स थे। ऐसी हालत में फिजिकल लेबर करना सच में इम्पॉसिबल जैसा ही था। लेकिन उनके पास रुकने का कोई ऑप्शन नहीं था, तो शुरू हुआ बोट बनाने का एग्जॉस्टिंग फेज। 1 हफ्ते तक इन दोस्तों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दिन में 12-12 घंटे उस छिलछिलाती धूप में काम करके उन्होंने बैम्बू, रस्सी और समुद्र से मिले कचरे के ढेर को आखिरकार एक फ्लोटिंग राफ्ट में तब्दील कर ही दिया। तो आखिर इस नाव की एनाटमी थी क्या? इन्होंने इस वेसल को इंजीनियर कैसे किया? सबसे पहले उन्हें 4 ब्लू बैरल्स मिले, जिन्हें पानी पर तैरने के लिए एक क्रेडल में काफी स्ट्रांगली सिक्योर किया गया। उसके बाद 17 बैम्बू क्रॉस बीम्स को टाइट नॉट्स के साथ बांधा गया, जिससे एक मजबूत बेस या शिप डेक तैयार हुआ। फिर उन्होंने एक मस्ट खड़ा किया जिस पर एक एंशिएंट पॉलिनेशियन क्रैब सेल लगाया गया और स्टीयरिंग के लिए प्लास्टिक स्कॉन्ग्स और हाथ से बने ऑर्स जोड़े गए। अब बोट पानी में तो उतर जाएगी, पर उसे सीधा चलाने के लिए एक टेक्निकल कंपोनेंट बहुत जरूरी होता है, जिसे स्केग कहते हैं। स्केग एक फिन जैसा अटैचमेंट होता है जो बोट के बॉटम पर लगाया जाता है, जो उसे सीधे रास्ते पर रखने में मदद करता है, चाहे करंट्स कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। शुरू में उन्होंने आग पर प्लास्टिक को उबालकर मोल्ड करने की कोशिश की, लेकिन वो आइडिया फेल होने के बाद उन्होंने बचे हुए प्लास्टिक पीसेस और बैम्बू का यूज करके इसे मैन्युअली ही डिजाइन कर लिया। 6 दिनों तक अपना सब कुछ दांव पर लगाने के बाद आखिर वो दिन आ गया, लॉन्च डे। ये लम्हा सच में बहुत टेंस था। बोट बनकर तैयार थी, लेकिन सबके दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था, क्या ये मेकशिफ्ट वेसल समुद्र का असली भार और लहरों को झेल पाएगी? और यहाँ पर उनके सामने 2 बहुत बड़ी दिक्कतें थी, जैसे कोई टिकिंग क्लॉक उनके दिमाग पर चल रही हो। पहली, उनका पीने का पानी पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर था। दूसरी, उन्हें एक्सट्रीम न्यू मून टाइड्स का सामना करना था।
उन्हें अपना डिपार्चर बिल्कुल परफेक्टली टाइड शिफ्ट के साथ अलाइन करना था ताकि टाइड का बहाव उन्हें खींचकर उनकी मंजिल की तरफ ले जाए। अगर उनकी टाइमिंग थोड़ी सी भी गलत होती तो टाइड उन्हें घसीटकर खतरनाक ओपन ओशन में फेंक सकती थी। बीच छोड़ते ही जैसे ही वो खुले पानी में उतरे, असली फिजिकल और मेंटल चैलेंज तो अब शुरू हुआ। ये अब सिर्फ बोट बनाने का टास्क नहीं था, ये सर्वाइवल और ह्यूमन एंड्योरेंस का सबसे बड़ा टेस्ट बन चुका था। खुले समुंदर में आते ही सिचुएशन तेजी से बिगड़ने लगी। ये कोट उनकी उस वक्त की तकलीफ को एग्जैक्ट दर्शाता है। जल्द ही लगभग पूरे क्रू को सिवियर सी सिकनेस ने घेर लिया। पैडल्स के टूटने ने मुश्किलें और बढ़ा दी। एक सदस्य ने रोते हुए यहाँ तक कहा कि उसके हाथ अब नूडल्स की तरह लग रहे हैं। पूरी तरह से फिजिकल एग्जॉशन अब उनके दिमाग और शरीर पर हावी हो चुका था। अब इतने मैसिव ओशन करंट्स और थकावट से लड़ने के लिए उन्हें एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की जरूरत थी। उन्होंने क्या किया? सिवियर फिजिकल फटीग से बचने के लिए उन्होंने 15 मिनट की रोइंग रोटेशन शुरू की ताकि हर किसी को थोड़ा आराम मिल सके। जब करंट उन्हें अपने रास्ते से बाहर धकेलती थी तो 3 रोवर्स एक ही साइड पर पूरी ताकत से पैडल करते थे और एक्सट्रीम सन एक्सपोजर के बीच लगातार डिहाइड्रेशन से बचते हुए बस शेयर विल पावर से उन्होंने खुद को आगे बढ़ने के लिए पुश किया। अगर आप इनके सफर की इस टाइमलाइन को देखें तो समझ आएगा कि उनकी प्रोग्रेस कितनी धीमी और कितनी दर्दनाक थी। पहले घंटे के बाद वो 5 माइल्स दूर थे, 7 घंटे बीतने पर वो 3.5 माइल्स पर थे, 8 घंटे बाद 2.5 माइल्स और 11 घंटे की लगातार जान निकाल देने वाली मेहनत के बाद वो डेस्टिनेशन आइलैंड से महज 0.6 माइल्स की दूरी पर थे। उनकी मंजिल उनकी आंखों के बिल्कुल सामने थी। लेकिन तभी कहानी में आता है एक ट्विस्ट। क्लाइमैक्स ठीक उस वक्त आता है जब जीत लगभग गारंटी लग रही थी। सबने अपना 100% दे दिया था और हवा में सिर्फ उम्मीद थी। सिर्फ आधा माइल, हाँ बस 0.5 माइल्स। ये सच में एक दिल तोड़ने वाला मोमेंट था। वो शोर से बस इतनी ही दूर थे। उन्हें अपने सामने डेस्टिनेशन आइलैंड के पेड़ और किनारा बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था। पर ठीक उसी वक्त जब मंजिल बस एक हाथ की दूरी पर थी, आखिरी टाइड ने अपना रुख उनके खिलाफ पूरी तरह से बदल लिया। और उन आखिरी पलों में अचानक बाजी पलट गई। हवा का रुख बिल्कुल उनके चेहरे के ऑपोजिट हो गया और एक ब्रूटल टाइड चेंज ने पानी का बहाव बाहर की तरफ कर दिया। वो समंदर अचानक से एक अनबीटेबल ट्रेडमिल में बदल गया। जो लहरें थोड़ी देर पहले तक उन्हें मंजिल की तरफ ढकेल रही थी, वही अब उन्हें पूरी ताकत से पीछे फिर से खुले समुंदर की तरफ घसीटने लगी थी। ये शब्द उस एक्सट्रीम हार्ट ब्रेक को बयान करते हैं। सोचिए, लगभग 12 घंटे तक बिना रुके पूरी तरह से सनबर्न्ड और डिहाइड्रेटेड हालत में पैडल करने के बाद बिल्कुल आखिरी मोमेंट्स में आकर उन्हें हार माननी पड़ी। जब हर एक कोशिश बेकार हो गई और वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए तो पूरी तरह निराश होकर उन्हें रेस्क्यू फ्लेयर चलाना पड़ा। वो पल पूरी टीम के लिए बेहद इमोशनल था। तो आखिर में ये बड़ा सवाल उठता है, इस पूरे सफर का अंत हमें क्या सिखाता है? जब मदर नेचर खुद टायर्ड और हवा को बदल दे, जब नेचर अपने सबसे विशाल रूप में आए, तो क्या इंसानी विल पावर कभी सच में काफी होती है? इस पूरी कहानी से हमें इंसानी जिद, दोस्ती और एक अनबिलीवेबल इंजीनियरिंग फीट तो देखने को मिलती है, लेकिन इसके साथ ही ये एक हार्ड ट्रूथ भी सिखाती है कि प्रकृति की शक्ति असीम और अनफॉरगिविंग है। एक पॉइंट पर आकर हमारी एंड्योरेंस की सीमाएं समाप्त हो ही जाती हैं। इस डीप थॉट के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं रोकते हैं। प्रकृति और इंसान के इस टकराव पर जरा सोचिएगा जरूर। कीप लर्निंग।